सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। अप्रॉक्स मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो मैंने अपने सितंबर अटैम्प्ट में, जब मेरा नवंबर में रिज़ल्ट आया था और मैं उसको फेल कर गया था और मैंने उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डाली थी। वो जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा अपने ग्रुप 2 की। मैं अभी आप लोग को एक अप्रॉक्स बता दूं मोटा मोटा। तो मैंने जनवरी 2025 में अपना ग्रुप 2 क्लियर किया था, जिसके रिज़ल्ट आए थे मार्च में। और फिर उसके बाद मैं अपनी आर्टिकलशिप जर्नी स्टार्ट कर दिया था PHMG एंड एसोसिएट्स, नोएडा बेस्ड फर्म। ये नोएडा सेक्टर 52 में है। और मैंने यहाँ से आर्टिकलशिप करना अपना स्टार्ट किया और मैंने मार्च 2025 24 मार्च से अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की है। और आज मुझे लगभग, इस समय हमारा चल रहा है सितंबर, तो हमारे लगभग मेरे को लगभग 5 महीने हो गए। और मैं ये 5 to 6 मंथ की अपनी जर्नी आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या मेरे लर्निंग्स है और क्या क्या मैंने सीखा, और क्या आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब आप लोग, अगर आप लोग अपनी आर्टिकलशिप फेज़ में हो तो क्या सेम चीज़ें ही हम लोगों ने सीखी हैं, या कुछ आपने मुझसे ज़्यादा सीखा है या कुछ कम। तो वो भी एक आइडिया लग जाएगा मुझे आप लोगों के कमेंट से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहली चीज़ तो ये वीडियो जज मत करना आपकी मेरी क्या लर्निंग है, और आपकी अगर लर्निंग इतनी नहीं हुई तो देखो यार, हर फॉर्म का अपना अपना लर्न करवाने का तरीका है बच्चों को। हर फॉर्म अपने अपने हिसाब से, हर फॉर्म अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है। देखो कई जो फॉर्म में मेरे जिस फॉर्म मतलब मेरे फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लो अगर मेरे फॉर्म में कोई ऑडिट है किसी तरीके की, और आपके में मान लो हो सकती है ना हो, या फिर मेरे फॉर्म में कोई लिस्टेड कंपनी ना हो तो आपके फॉर्म में कोई लिस्टेड कंपनी हो, तो हर फॉर्म जो है उसके रन करने का तरीका अलग है, हर चीज़ अलग है। तो उस चीज़ को हम साइड में लेके चलेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी जर्नी से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो लगभग जब मैंने मार्च में ज्वाइन करी थी फर्म, तो अप्रैल में सबसे पहले मुझे मिल गया था भाई बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट हमें मिला था पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच ऑडिट, ब्रांच स्टेटरी ऑडिट। और हमें 2 ब्रांच मिली थी, दोनों दिल्ली की ब्रांच थी, एक शालीमार बाग और दूसरा लॉरेंस रोड। वहाँ पे हमने पंजाब नेशनल बैंक के 2 ब्रांच का हमने स्टेटरी ऑडिट करा पंजाब नेशनल बैंक के, और लिटरली मुझे वो ब्रांच ऑडिट करने में मज़ा आ गया। पहली चीज़ तो वहाँ पे मेरे को लर्निंग बहुत सारी हुई। वहाँ मैंने स्टार्टिंग में, मैं ये बता रहा हूँ, ये अपनी मेरी जर्नी लगभग 15 अप्रैल तक की थी। ये 15 अप्रैल की जर्नी तक मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लिया था, वो भी पंजाब नेशनल बैंक का। तो मेरा तो एक तरीके से और आप पॉजिटिव हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा मिली। मुझे एनपीए क्लासिफिकेशन पे मैंने काम किया वहाँ पे मैंने ये देखा कि किस तरीके से एलसीज़ को और ओसीज़ को ट्रीट करा जाता है। इन सब पे मैंने अपना वर्क करा। ओडी लिमिट्स को कैसे चेक करते हैं, फाइल्स चेक करते हैं, लोन किस तरीके से गारंटीज़ होती हैं, और साथ ही बड़े लोगों से डील करना है। पहली बार मैंने सीखा कि किस तरीके से ब्रांच मैनेजर से आप बात करते हो, किस तरह से लोगों से आप मिलते हो, आपको कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मुझे सीखने को वहाँ पर मिली। आगे मैं बताता हूँ। जब इसके बाद ये हो गया तो उसके बाद यार हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा था, तो हमारे ऑफिस शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा था यहाँ पे डिले हुआ मुझे काम सीखने में। और देखो कोई भी नए फर्म में जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो आप लोगों को एकदम से कोई भी ऐसा वर्क नहीं दिया जाता जिससे आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है ना। तो हमेशा वर्क धीरे धीरे ही होता है। छोटे मोटे काम करना, स्कैन्स करना, फोटो कॉपी कराना, फोटो कॉपी निकालना, और जाके पोस्ट ऑफिस में कोई चीज़ पोस्ट करना, ये सब भी एक फर्म का काम ही है। और इन सब में भी आपको उतनी ही डेडिकेशन दिखानी चाहिए जितनी आप किसी एक प्रॉपर ऑडिट और री को करने में दिखाते हो। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में आपको कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद मैंने जीएसटी के नोटिस के रिप्लाई, ASMT 10 के रिप्लाइज़ में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया। जीएसटी के मैंने स्टार्ट किया था। जीएसटी का मैं आपको बताऊं तो मैंने सबसे पहले रिटर्न भरना स्टार्ट किया था। हमारे ऑफिस में भी जो एक एम्प्लॉय थे वो रिटर्न भरते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के वो रिटर्न भरना सीखता था कि किस तरीके से आप क्या क्या दिखाते हो, है ना। GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं, 3B कैसे फाइल करते हैं, और 1 और 3B फाइल करते हैं तो IFF जैसे उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और किस तरीके से हम अपने HSN कोड को दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें। क्रेडिट नोट का क्या होता है, डेबिट नोट का क्या है, एकदम जीरो से सीखना मैंने कोशिश करी। देखो हमेशा मेरे लिए ना, मेरे साथ क्या था कि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं अगर कोई भी चीज़ सीखने जाता था ना, तो मैं उसको ऐसा सीखता था कि मुझे उससे रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो जब हम कुछ पढ़ के आते हैं तो वो हम किताबी नॉलेज लेके जाते हैं, और जब हम वहाँ जाके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उस चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप लोग कोई भी चीज़ सीखने जाओ ना, तो अपना माइंड खाली करके जाना, क्योंकि उससे क्या होता है आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हो। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग जब अब आ गई थी धीरे धीरे बात ऑडिट की। अब ऑडिट करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। जीएसटी नोटिस के रिप्लाइज और जीएसटी लिटिगेशन के 1-2 केसेस करने के बाद मैं बैठा ऑडिट पे, और ऑडिट का धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। ऑडिट में क्या करना होता है, पहले तो वाउचिंग करना मैंने सीखा, फिर GSTR 1 और GSTR 3B का रीको किस तरीके से करते हैं, बुक्स का रीको कैसे करते हैं 1 के साथ, 3B का रीको कैसे करते हैं, और 26AS और TDS रिसीवेबल्स का रीको कैसे करते हैं, ठीक है। TDS पेबल को किस तरीके से चेक करते हैं, है
है ना, वाउचिंग किस तरीके से करते हैं, परचेज़ के बिल्स चेक करना, ये सब काम मेरे को धीरे धीरे आने लग गया, वहाँ पे मैंने सीखा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अब मैं अगर तुमको बता रहा हूँ तो मैंने ये पहली बारी एक जगह ही ऑडिट करने की और मैंने सब कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। मुझे भी आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट करने गया तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे सिर्फ वाउचिंग ही करी थी, और दूसरी बार भी मेरे ख्याल से सिर्फ वाउचिंग करी, तीसरी बार भी मेरे ख्याल से मैंने तो 3 से 4 बार सिर्फ वाउचिंग ही करी थी। मतलब जाके खाली बिल्स चेक करना, परचेज़ के बिल्स हैं कि नहीं, क्या टैली पे प्रॉपर तरीके से एंट्री हो रखी है कि नहीं, यही चेक करना कि क्या जिस पे ई वे बिल लगा, अगर कोई इनवॉइस है तो क्या उस पर ई वे बिल इशू हुआ है कि नहीं, ई वे बिल इशू है तो क्या TDS कटना चाहिए, अगर कटा है तो क्या TDS प्रॉपर कटा है कि नहीं, यही चेक करते करते मैंने अपनी स्टार्टिंग के 2 या 3 कंपनीज़ के तो ऑडिट करे। उसके बाद फिर मैं बैठा GST सेल्स के रिको पे, फिर परचेजेस के रिको पे, फिर TDS के रिको पे। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी जो मुझे लगता है मेरी लर्निंग रह रही है वो मुझे बैलेंस शीट अभी किस तरीके से फाइनलाइज़ करता है, ये सब मुझे अभी सीखना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो उसके बाद हमारा टाइम आ गया था, ये जुलाई का लगभग टाइम आ गया था और हम यही सब चीज़ें कर रहे थे, बैलेंस शीट से रिलेटेड वर्क। फिर मैंने सीखा किस तरीके से TDS के रिटर्न फाइल करते हैं, TDS में किस तरीके से अमेंडमेंट्स करते हैं, TDS के रिटर्न फाइल करना, अमेंडमेंट करना, फॉर्म 16 किस तरीके से जनरेट करते हैं। हम लोग 2 सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, हमारी फर्म जो है वो जीनियस का यूज़ करती है और हम लोग टैक्सेस के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए कंप्यूटेक्स का यूज़ करते हैं। ये 2 सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं और ये लिटरली अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, ईजिली आप लोग के लिए भी अवेलेबल होंगे। तो अगर आप लोगों के फर्म में भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते होंगे, हर फर्म के अपने अपने सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं, तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई झगड़ा करने की कोशिश नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, आपको बात करने का तरीका पता चलता है जब आप लोग ऐसे फर्म्स में जाके क्लाइंट से डील करते हो। देखो मेरे को लगता है ना कि डिसिप्लिन होना और जिस तरीके से हम लोग अभी तक रहते थे एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, बहुत फ़र्क आता है जब आप एक आर्टिकलशिप के फेस में जाते हो, क्योंकि आप लोगों को 4 लोगों से मिलना होता है, उनसे अलग अलग तरीके से 4 लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है, तो किस तरीके से आप उनसे डील करते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे अपने प्रिंसिपल CS से सीखने को मिली। और मेरे केस में एक चीज़ और बेनिफिशियल था यार, मेरे पार्टनर CAs और जितने भी CA हैं ना मेरे कंपनी में यार, मतलब फॉर्म में बहुत अच्छे हैं लिटरली। मतलब सिर्फ मैं ऐसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें ऐसा लगे, लेकिन लिटरली फर्म में ऐसे सीनियर्स होना जो आपको सिखाएं। और देखो हर फर्म में हर सीनियर आपको कुछ ना कुछ ताने देगा, वो बोलेगा कि यार क्या पढ़ के आया है, क्या कर रहा है, तूने ये पढ़ा नहीं था, तूने करा था। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है जब आप लोग लर्निंग फेज पे हो। ये ध्यान रखो, कभी भी ना इनको दिल पे लेके मत बैठ जाना, समझ रहे हो। मतलब कुछ होते हैं जो दिल पे बैठ जाते हैं लेके कि यार नहीं यार ये कैसे बोल दिया, मैं तो लड़ लूँगा। ऐसी हरकतें नहीं करनी है आपको। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, करता हूँ, मैं पढ़ के आता हूँ फिर बात करता हूँ। ये वाली बातें होनी चाहिए कि हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ फिर बात करता हूँ। कोई भी चीज़ बोलने से पहले ये सोचो कि क्या मैं श्योर हूँ उस चीज़ में कि नहीं, वरना मत बोलो। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो काम सीखना नहीं चाहते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम से भागने की कोशिश करते हैं, यार मैं भी उसमें से ही एक हूँ। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं सच्चाई पे आता हूँ। स्टार्टिंग के टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि 1 महीने 1.5 महीने हुए थे कि काम से थोड़ा भागा जाए, लेकिन सच्चाई है ऐसे काम नहीं होता यार। आपको काम से अगर आप भागोगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे। और मुझे जब ऐसा लगा ना कि यार ये मैं सिर्फ स्टाइपेंड के पीछे या काम सीखने नाम सीखने के पीछे सिर्फ टाइम वेस्ट करने के पीछे जाऊँगा, तो यार मेरा तो टाइम वेस्ट ही है ना। अगर 2 साल बाद मैं CA बन जाऊँगा और उस समय मेरी बेइज्जती होगी तो वो उस लेवल की बेइज्जती जो है वो मेरे से सही नहीं जाएगी एज़ कम्पेयर टू आज की बेइज्जती अगर मैं सह लूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बेइज्जती सह लेनी चाहिए इस समय और सीखने के ऊपर पूरा कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस समय सीख लिया ना तो यार लाइफ सेट है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ सेट है। अब मैं आपको बताऊँ उसके बाद क्या हुआ। अब हमारे उसके बाद मैंने फिर उसके बाद मैंने लगभग 15 डेज से, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जुलाई लास्ट और अगस्त स्टार्टिंग की बता रहा था, मैं अब करने लग गया था ITR फाइल। और मैंने ITR में घुसा था, मैं ITR की दुनिया में गया, मैंने ITR फाइल करना स्टार्ट किया। हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे कंप्यूटेक्स, उसी से हम लोग ITR फाइल करते थे। अब ITR फाइल करना स्टार्ट किया तो कुछ ITR फाइल ने गलत फाइल कर दी, उनको रिटर्न रिवाइज करना भी सीखा। कुछ ITR में सीखा AIS TIS का क्या होता है रूल, AIS क्या है, TIS क्या है, 26AS क्या है, किस तरीके से चालान जनरेट होता है, अगर एडवांस टैक्स पे करवाना है तो उसका क्या रोल होता है, 234A और B में किस तरीके से इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। इन सब चीज़ों को मैंने सीखा है अपने इनकम टैक्स में। और मैं इनकम टैक्स में ये भी कोशिश करता हूँ कि कुछ कंपनीज़ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के भी मैंने ITR भरना सीखूँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग मैं मानता हूँ यार ITR ना एक साइड इनकम की तरह है। ये ITR सिर्फ CAs का मेन इनकम नहीं है, मतलब ITR भरना ही सिर्फ CA का काम नहीं है। ITR भरते हो ठीक है, ITR भरने से आपकी साइड इनकम हो जाती है। इस तरीके से ITR को लेना चाहिए हमेशा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ इस समय। देखो लास्ट 1 मंथ से ना मैं बैठ रहा हूँ रेयान क्लिनिक। आप लोगों ने सुना होगा रेयान
क्लिनिक, अगर आप लोग सुना हो कि मैं दिल्ली के एक छोटे से पीजी में रहता हूँ वो लड़के को, तो जी हाँ, जहाँ से उसने वो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था वो रेयान क्लिनिक मेरा ही, हमारे ही मतलब फर्म का क्लाइंट है। और अब मैं 1 महीने से रेयान क्लिनिक में बैठ रहा हूँ, रेयान मेडिहब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, और मैं उसका फाइनेंस हैंडल करना सीख रहा हूँ। देखो ये मेरे कितनी बड़ी मेरे लिए लर्निंग है, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर एक कंपनी का मैं फाइनेंस हैंडल करना सीख जाऊँगा, तो ये सोचो ना, मतलब मुझे उस कंपनी का जीरो से पता है कि किस तरीके से वो कंपनी वर्क करती है और किस तरीके से अब मैं उनके फाइनेंस को हैंडल करूँगा, किस तरीके से उनके सारे चीज़ें, परचेजेस, वेंडर्स, कलेक्शंस कितने हो रहे हैं, किस तरीके से उनका सैलरी जा रहा है, रेंट जा रहा है, किस तरीके से वो अपने पेरोल्स एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, मतलब सब चीज़ मैं सीख रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच सीखना, समझ रहे हो। मतलब अगर कल को मैं अपनी खुद की भी एक कंपनी खोलने जाऊँगा ना, तो वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, तुम सोच के देखो यार, ये सब चीज़ें शेयर करना चाहिए नहीं चाहिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी लर्निंग आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोग भी सोचोगे कि हाँ क्या चल रहा है। देखो कई मेरे दोस्त ऐसे हैं, अब मैं अपने आर्टिकलशिप से थोड़ा हट के बात करता हूँ, कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन मैं नाम नहीं लूँगा उन लोग दोस्तों का भी मेरे, ठीक है, कई ऐसे दोस्त हैं जहाँ पे मतलब वो 4-4 5-5 महीने भी आर्टिकलशिप कर रहे हैं और उन्होंने अभी बिल्कुल कुछ नहीं सीखा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनकी फर्म ख़राब है, क्योंकि यार वो उनकी फर्म अच्छी है, मेरी फर्म तो स्मॉल साइज़ मिड साइज़ में आती है, पर उनकी फर्म तो एक बिग साइज़ में भी आती है। कई बिग फोर्स वाले बच्चों को भी मैंने ऐसे देखा है कि उनको लिटरली कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड या एक फील्ड से रिलेटेड, और वही बिग फोर का काम है। तो ऐसा नहीं है कि बिग फोर वाले बच्चे अब उन्हें किसी और चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो कहीं और जा नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको बताऊं, आपको अगर कोई चीज़ की नॉलेज ले रहे हो तो उसका 100% नॉलेज लेने की कोशिश करो। आधा ज्ञान नुकसानदायक है, अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो पूरा ज्ञान लो। अगर आप किसी चीज़ में टाइम दे रहे हो, देखो कई फर्म होती हैं ऐसी जहाँ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार उन्हें कुछ सीखने के लिए नहीं है, कुछ लर्निंग नहीं है, 4-4 महीने निकल गए लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिला। ऐसी फर्म्स को आपको एनालाइज करना चाहिए, पहले ही ऐसे फर्म्स को साइड रख दो। यार देखो मैं मानता हूँ कि ये 2 साल है हमारे पास, अगर ये 2 साल में भी अगर हम यही करते रह जाएंगे ना, कि अगर हम सोचते ही रह जाएँ कि यार अब सीख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहा, 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, तो हमारी लर्निंग नहीं हो पाएगी। देखो यार कई सीएज ऐसे होते हैं जो सीए बन जाते हैं और उनको कुछ नहीं आता, तो उनको वही सैलरी रह जाती है 35, 40, 50 हज़ार, जिसकी वजह से सीए वालों का नाम खराब हो रहा है। और कई ऐसे भी सीए होते हैं जो बन जाते हैं, उनको उस लेवल की नॉलेज होती है कि वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी पहुंचते हैं। तो यही है कहने का मतलब कि यार देखो लर्निंग होती है, थोड़ा टाइम लगता है। देखो हर फर्म में एडजस्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, महीने 15 दिन दे दो, वो लेते हैं इतना टाइम यार फर्म वाले भी, है ना। मतलब उन्हें लगता है ऐसा, हमें लगता है कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि यार सीखने में बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसी जाते ही तुम्हें नहीं पकड़ा देंगे ना सीधे केसेस, ले भाई लिटिगेशन की पे वर्क कर, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है अपने प्रिंसिपल आपसे क्या चाहते हैं। वो अगर चाहते हैं आपको थोड़ा सा समझो, दूसरे आर्टिकल्स के साथ बैठो, बात करो। और देखो एक सजेशन मैं दूंगा यार, अपने सीनियर आर्टिकल से ज़रूर पूछा करो ज्वाइन करने से पहले फर्म को कि भाई कैसी फर्म है, क्या है, क्योंकि वो बंदा वहाँ पर है, 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से भी है, तो उस बंदे को पता है वहाँ पर क्या वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे अगर आपको मिल सके तो ज़रूर लेना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई वीडियो गाइज। वीडियो 12-13 मिनट की हो गई है, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और चैनल में मैं वापस आ गया हूँ, अब ये चैनल मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, तो प्यार बरसाओ बस। दैट्स ऑल, सी यू सून।